आप सभी का नॉलेज के समंदर सी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर जो है ग्रेविटेशन का मेनली एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं और रेलवे के एग्ज़ाम हैं इसके लिए नहायत ही ज़रूरी चैप्टर है। तो हम आज क्या ग्रेविटेशन पढ़ेंगे और उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके जितने भी मटेरियल्स हैं सब पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन को फुल डिटेल्स में हम लोग आज जानने वाले हैं। चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि ग्रेविटेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ग्रेविटेशन में आज क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हम लोग। प्रॉपर्टीज के अलावा इसके इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका ग्रेविटेशन क्या होते हैं, ग्रेविटेशन क्या होते हैं। फिर ग्रेविटेशन में हम लोग ये जानेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, जी के बारे में जानेंगे, जी का वैल्यू जानेंगे, वैल्यू क्या होते हैं जी के। इसके बाद हम लोग जी के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल जी, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, लिफ्ट के प्रॉब्लम्स देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जी का वेरिएशन क्या होता है, जी ऊपर जाने से नीचे आने से जी में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। तो सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना ग्रेविटेशन का टॉपिक। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन देखिए लिखा हुआ ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन के बारे में क्लासिकल ग्रेविटी, कॉस्मिक फ्लूइड। अब ये देखिए यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं धीरे धीरे। तो देखिए पहला पेज क्या हम लोग का, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन। प्रॉपर्टीज पे आने से पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है चलिए जानते हैं। ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन देखिए मेनली हम लोग ने आज तक देखा है कि इस ग्रेविटेशन को लेके एक साइंटिस्ट है, नाम था आइजैक न्यूटन। तो आइजैक जो न्यूटन है और न्यूटन साहब ने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किए थे। तो उन्होंने क्या पता किया था कि ये कहानी तो सभी ने देखा होगा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल के पेड़ के नीचे, उसके सर पे सेब गिरता है। तो वो सोचने लगता है कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो यहाँ से हम लोग का ग्रेविटेशन का डिस्कवरी होता है। तो ग्रेविटेशन का डिस्कवरी न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने किया था। तो इन्हीं के नाम पे हम लोग का आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन्हीं के नाम पे एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया गया। तो इन्होंने ग्रेविटेशन में बोला क्या है, ग्रेविटेशन में बोला है इन्होंने कि जब भी दो बॉडी को एक दूसरे करीब मिलाया था, जैसे कि देखिए मान लीजिए एक बॉडी है, ये रहा एक बॉडी, मान ले रहे M1 है, और एक बॉडी यहाँ पे मान लेते हैं M2 है। ठीक है, जब इन दोनों बॉडी को हम एक दूसरे के करीब लाएंगे तो क्या होगा, ये जो बॉडी है हमारे, ये इधर एक फोर्स लगाएगा और ये बॉडी जो है हमारे, ये इधर एक फोर्स लगाएंगे। मान ले रही ये फोर्स है हमारा Fg। ठीक है, अब देखिए ये फोर्स क्या होता है, ये जो न्यूटन साहब बोले हैं कि ये जो बोले कि जो दोनों जो फोर्स लग रहा है आपस में, ये फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों जो दो मास दिख रहे हैं M1 और M2। M1 और M2 जो मास दिख रहे हैं हमारे, ये दोनों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, और यही फोर्स जो है हमारा, यही जो फोर्स है ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो दो जो मास दिख रहे हैं इन दोनों के दरमियान जो दूरी है, देखिए यहाँ पे जो मास दिख रहे हैं इन दरमियान दोनों के दरमियान दूरी है r। यही r के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। मतलब जब भी हम इसका डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायर लगाएंगे, तो ये फोर्स भी उतना ही घटेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम ना r को कितना बढ़ाया, 2 गुना कर दिए, r को कितना कर दिए, 2 गुना कर दिए, तो फोर्स कितना बढ़ेगा, फोर्स जो है आपका मेनली घटेगा कितना, 4 टाइम्स घटेगा। कितने घटेंगे, 4 टाइम्स घटेंगे। रीजन क्या है 4 टाइम्स घटने का, रीजन ये है कि F जो है आपका
किसके 1/r², मतलब r जितना भी बढ़ाएंगे हम लोग वो स्क्वायर टाइम में फोर्स को कम करेगा। तो यही न्यूटन ने अपने लॉज में बोला था कि जो फोर्स होता है वो दो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और मतलब मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि हम अगर मास बढ़ाएंगे तो इसका मतलब उसका फोर्स भी हम लोग का बढ़ने लगेगा। इसी तरह हम लोग जानते हैं अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स घटने लगेगा। तो ये न्यूटन साहब हम लोग को बता के गए थे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि दोनों लॉज को जब कंबाइन करेंगे तो यहां से हम लोग का निकलेगा F, जो कि होगा डायरेक्टली m1 m2 बटा में r²। ठीक है, m1 m2 r²। हम लोग मैथ्स में पढ़े कि जब भी कोई वेरिएशन आता है तो उसको हटाने के लिए कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट का नाम क्या होगा, g, और यही g होगा F = g m1 m2 बाई में r²। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। मतलब न्यूटन ने ग्रेविटी में यही बोला है कि जब भी हम दो बॉडी के दरमियान जो फोर्स काम करता है वो फोर्स जो होता है वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे एक जी आता है, जी जो दिख रहा है आपको, जी को बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट करता है। जी का जो होता है ये इसका वैल्यूज भी होता है। तो जी का वैल्यू क्या होगा जानते हैं, देखिए जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसके साथ कुछ यूनिट भी आते हैं, तो क्या आएंगे हमारे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब देखिए यहाँ जो kg² आया है, ये kg² में अब जानना पड़ेगा कि ये जो यूनिट बना रहे हैं हम, ये वाला ये यूनिट कैसे आया है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं हम लोग। तो चलिए थोड़ा इसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जो यूनिट आ रहा हमारा, जी का वैल्यू जानना है। जी का वैल्यू मैंने लिखा था 6 पॉइंट क्या लिखा है मैंने, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखिए 11 कहाँ से आया, किसी को अगर 11 याद नहीं आए तो इसमें ग्रेविटेशन जो होता है उसको जितना भी लेटर्स होता है सबको गिन लीजिएगा, तो वो 11 लेटर्स के होते हैं। तो वही आप लिख दीजिएगा पावर, अगर भूल जाए तब। तो इसमें यूनिट क्या लिखा था मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपर kg²। तो अब देखिए ये जो यूनिट है ये कहाँ से आए हैं, अब इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो जी का देखिए हम लोग जानते थे, जाने अभी क्या, फोर्स इक्वल टू होते हैं जी m1 m2 बाई में r²। तो अब देखिए इसको थोड़ा इंटरचेंज करते हैं, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां से जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई f r² बाई में m1 m2। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, जी का वैल्यू, जी का वैल्यू में देखिए हम लोग देखे हैं कि f आ रहा है। f का यूनिट क्या होता है, हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है। और r क्या, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं, तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ पे मास है, तो मास के लिए क्या आता है, kg या ग्राम आता है, SI में kg लेते हैं, तो kg, और इसके लिए एक और kg, तो kg इंटू kg क्या होंगे, kg²। इसलिए यहां से हम लोग का यूनिट बनना है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई में kg²। ठीक है, ठीक है, kg²। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। इसी से यहाँ पे एक क्वेश्चन आते हैं, इसका कभी कभी डायमेंशन पूछते हैं। तो जी का डायमेंशन क्या होगा, जी का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन जानने के लिए देखिए पहले यूनिट जानना पड़ेगा। यूनिट में क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। तो क्या आ रहा है यूनिट में, फोर्स। हम लोग जानते हैं डायमेंशन क्या आता है, mlt। डायमेंशन के लिए क्या आता है, हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन में 3 चीज आते हैं, m, l और t। मतलब मास होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए और टाइम होना चाहिए, तीनों आने चाहिए डायमेंशन में। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए ऊपर में न्यूटन है, फोर्स का यूनिट है, तो यहाँ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन होता है
एम एल टी माइनस टू, ये होता है फोर्स का। और यहाँ देखिए क्या है, मीटर है तो मीटर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। मीटर लेंथ में आते हैं तो लेंथ का स्क्वायर। अब केजी किस में आएगा, मास। केजी किस में आएंगे, मास। तो मास का क्या हो जाएगा, मास इंटू मास एम स्क्वायर। ठीक है, तो एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर बाई एम एम स्क्वायर। तो देखिए एम स्क्वायर नीचे से जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां से आपका, देखिए देखिए यहां से m माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, l का देखिए पावर 3 चला गया, और t का देखिए क्या हो गया, माइनस टू। तो m माइनस वन एल थ्री और t माइनस टू, ये डायमेंशन है किसके, ये डायमेंशन है हमारे g के। तो ये हमारा g का डायमेंशन हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, देखिए अब लोग हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे हम स्लाइड पे आ रहे हैं आपके, तो स्लाइड में देखते हैं यहाँ पे हमारे, देखिए यहाँ से आया, यहाँ पे हमारा दिया हुआ स्लाइड। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ लिखा हुआ देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे क्या बोला, द फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे जो लिखा हुआ आपका, ठीक है देखिए लिखा हुआ ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि दो फोर्स दिखे, यहाँ पे दिया हुआ कि दो ठो मासेस है m1 और यहाँ पे मासेस है हम लोग का m2, दो मास हो गया। और इनके दरमियान देखिए जो r है, ये जो r दिख रहा है ये डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ये बॉडी इसको खींचेगा और ये बॉडी जो है इस बॉडी को खींचेगा अपने की तरफ। तो ये दोनों एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे। तो यही न्यूटन ने बोला था कि जब फोर्स होगा, यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है, ये जो फोर्स होगा यहाँ लिखा हुआ है आपका, ये जो फोर्स है वो m1 m2 डायरेक्टली हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए यही फोर्स जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जा रहा है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया ना, ये है हमारा फॉर्मूला एफ का। मतलब ये क्या है, एफ जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब जी का यूनिवर्सल कांस्टेंट, अब जी के बारे में हम बताएं कि जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे जी का इक्वेशन दिया हुआ, देखिए अभी मैंने पढ़ा था कि जी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। और यहाँ मेजर वैल्यू बताया था 6.67 इंटू 10 के पावर 11। और यहाँ पे एसआई यूनिट में इसका यूनिट लिख के दिखाया था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। डायमेंशन देखिए एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू, ये मैंने निकालने बताया आपको कि ये कैसे निकलता है, ठीक है। तो इस चीजों का आप ध्यान रखिएगा, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है खास करके, और ये फॉर्मूला भी एग्जाम में कभी कभी आता है, तो इस पे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ड्राइविंग प्लानेटरी एक्सेलरेशन। अब देखिए ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा स्मॉल जी, ये क्या होता है, देखिए जो हमारा जी जो दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल जी लिखा हुआ था, ये मेनली हमारे क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए इस जी को ना हम ग्रेविटी नहीं बोलते हैं, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। ये क्या हो रहा है हमारे, थोड़ा साफ कर देते हैं, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है। और ये जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो हमारा एफ पढ़े थे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब ग्रेविटी किसी बॉडी को अपने तरफ जिस फोर्स से खींचती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और उस फोर्स की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग ये स्मॉल जी के नाम दिए, ये स्मॉल जी का नाम दिया है। तो कभी भी फोर्स और जी को मिलाइएगा मत, क्योंकि ये जो चीज है फोर्स और ये ऊपर जो जी लिखे हैं ये दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि जी जो है हमारा ये मेनली एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से, और फोर्स जो होता है ये फोर्स ताकत होता है जो दो बॉडी एक अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब चलिए हम इसका कुछ जी के बारे में जान लेते हैं। तो जी क्या है हमारा, ये जी जो हो गया हमारा,
जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलता है, मेनली इसका वैल्यू होता है, इसको का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि जी कहाँ से आया है, तो चलिए देखते हैं जी कहाँ से आया है। ठीक है, तो जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जी कहाँ से आया है। तो जी जो होता है, हम लोग फोर्स अभी पढ़े थे हम लोग, ये फोर्स इक्वल टू होता है जी एम, एम मतलब M1 और M2 अब आई में आर स्क्वायर। आपको किसी ने अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा तो हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या देखते हैं, एफ इक्वल टू होता है एम ए, और अगर यहाँ पे जी काम कर रहा है तो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम जी। क्योंकि एक्सलेशन यहाँ पे जो है ग्रेविटी का एक्सलेशन है, इसलिए ए की जगह पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे जी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग एम जी का यूज करते हैं, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे हो काम करेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग फोर्स की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये जो फोर्स हो रहा है, फोर्स की जगह पे अगर हम लोग देखें तो ये फोर्स की जगह पे क्या लगा सकते हैं, हम लोग एम जी लगा सकते हैं, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम। अगर हम लोग मास ले रहे किसका, अब यहाँ पे देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम मास अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं, ये जो एम बड़ा एम है ये एम मास ऑफ अर्थ है, वही M1 M2। यहाँ पे मान लीजिए वही M1 M2 को हम खाली चेंजेस किया कि अर्थ मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ से एक एम और यहाँ से एक एम दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। और ये जो क्वेश्चन, ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है, ये ना इस बार के एनटीपीसी में आया था। एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का वो है, इसमें फॉर्मूला पूछा था कि जी का वैल्यू क्या होता है, तो जी का वैल्यू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये चीज को याद रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग हमारे स्लाइड में क्या दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो पहले हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं थोड़ा हम। देखिए यहाँ पे जो हम लोग हैं, यहाँ देखिए तो देखिए ये प्रॉपर्टीज है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, कुछ 7 प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के, देखिए लिखे हुए हैं ना। यहाँ पे पहले देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि यूनिवर्सल फोर्स होता है, मतलब हर जगह पे काम करता है। दूसरा क्या होता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये बहुत दूर दूर ऑब्जेक्ट पे लगता है, जैसे कि सन और अर्थ में लग रहे हैं, जैसे कि अर्थ और मून में के दरमियान लग रहा है, तो ये फोर्स क्या होगा, लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया। तो इसलिए क्या होता है, सिर्फ लॉन्ग नहीं था, ये वीक भी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीक फोर्स, तो ये वीक भी फोर्स होते हैं। मतलब वीक किस लिए होता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज है, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा दूर पे लगाएंगे तो फोर्स ऑब्वियसली कमजोर हो जाएगा और वीक हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ देखिए म्यूचुअल एंड ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब ये जो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, सबको पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू क्या, रिएक्शन होता है माइनस में, कल इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्शन इक्वल टू क्या होता है हमारे माइनस में रिएक्शन। तो ये एक्शन रिएक्शन का फोर्स क्या होता है, एक दूसरे पे ये अपोजिट एक दूसरे पे लगते हैं, ये क्या होते हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ होते हैं। यही न्यूटन्स थर्ड बोलता है कि एक्शन इक्वल टू क्या होता है, रिएक्शन होता है। लेकिन इसका खाली ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस जो लगाए हैं ये बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। तो ये इसलिए ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो करता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कैसे फॉलो करता है, अगर ये अर्थ जो है मून पे कुछ फोर्स लगाया तो मून भी इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे, यही एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लगा रहे, इसलिए डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव मतलब होता है ये कभी भी दो बॉडी को रिपेल नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे को धक्का नहीं दे सकते हैं, ये दोनों खाली एक दूसरे को खींच सकते हैं। और ये क्या होता है, एक्ट अलोंग सेंटर्स, और ये फोर्स हमेशा सेंटर टू सेंटर लगता है। ये मान लीजिए अर्थ का सेंटर है, ये मान लीजिए मून है, ये मून का सेंटर है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रहा है इसी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये तुम्हारा क्या है, सेंटर टू सेंटर एक्ट करेंगे। अब ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब ये कोई भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये फोर्स क्या होता है, कोई भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये हुआ हमारा जी का वैल्यू। तो अब देखिए हम हमारे स्लाइड में बहुत कुछ है, अभी ये पढ़ाए हैं आपको, ये भी पढ़ाए हैं,
ये चीज़ देखिए यहाँ पे, और आगे चलेंगे तो हमारे न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए हैं। न्यूटन्स लॉ के बाद क्या पढ़ लिए हम लोग, यूनिवर्स जी के बारे में देखे हैं। अब देखिए प्लैनेट, अभी छोटा स्मॉल जी के बारे में हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट यहाँ पे। तो ये जी हम लोग अभी पढ़ के गए, बताए थे हम जी का वैल्यू। देखिए जी का इक्वल टू क्या दिया हुआ, देखिए जी इक्वल टू दिया हुआ ना, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी देते हैं। इसके बाद चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे में क्या है हमारे, ये हम पढ़ाए अब जी का सारा चीज़ आपको। अब इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मतलब जी जो होता है कोई भी मास के, मतलब कोई भी मास पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि जी जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये मास क्या होता है, बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब अंदरूनी प्रॉपर्टी होता है। इसके बारे में हम आएंगे, पहले इसके बारे में हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग आपके इस पे आएंगे, मास क्या होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मास और वेट सबको पता होगा, पहले हम लोग को जानना पड़ेगा मास और वेट क्या होते हैं। मास सबने पढ़ा है, मास, और एक होता है हमारा वेट। ठीक है, दो चीज हो गए हमारे, एक हो गए मास, एक हो गए हमारे वेट। ठीक है, तो मास क्या होता है, वेट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मास जो होता है किसी बॉडी के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। और मास क्या होता है, जैसे कि कोई बॉडी किस चीज से मिलकर बना हो, उसका अंदरूनी मतलब इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या है, इंटरनल मटेरियल क्या है, किस चीज से मिलकर बना हो, उसको वेट मास बोलते हैं। अब वेट क्या होता है, वेट होता है ना कि अर्थ जो हमारा है किसी फोर्स, किसी बॉडी को कितना फोर्स से खींच रहा है। जैसे कि ये कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, इसमें मास m है। ठीक है, इसको ना अर्थ जो है कितना फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है, इसी को इस चीज का हम क्या बोलेंगे, वेट। इसी को इस चीज का हम क्या बोलेंगे, वेट। ठीक है, तो वेट क्या होता है, वेट का जो यूनिट होता है, क्योंकि ये वेट एक फोर्स होता है, इसलिए जो हमारा वेट होता है, वेट को हम लोग न्यूटन में कंसीडर करते हैं। और मास क्या होता है, किसी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, तो मास के लिए हम लोग का यूनिट क्या आता है, केजी या ग्राम आते हैं। ठीक है, ये आते हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको और हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ाएंगे। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि ये चैनल जो है इसे सी बोलते हैं, यहाँ पर आपको ज्ञान का समुंदर मिलेगा। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।